बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की इस सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। इस वीडियो के नए चैप्टर का नाम है दूसरी बीवी। काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहां एक तरफ रेत के टीले और बाकी हर तरफ सहरार रेत के समंदर की मानंद उफ्क तक फैला हुआ था, इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हजूम था। इनमें शुतर सवार भी थे और घोड़ा सवार भी। बहुत से लोग गिद्धों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज्यादा थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातादाद हजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस वसत में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक ज्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मनादी पर आए थे कि 6-7 रोज बाद काहिरा के मजाफाती रेगिस्तान में मिस्र की फौज घोड़सवारी, शुतर सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊंटों से तीरंदाजी और बहुत सी जंगी कमालत का मुजाहरा करेगी। मनादी में ये ऐलान भी किया गया था कि गैर फौजी लोग भी इन मुजाहरों में, जिसमें किसी को चाहे तेगजनी, कुश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीरंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मनादी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कराई थी। इसके 2 मकासद थे। एक ये कि लोगों को फौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे ये कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फौजी लिहाज से कमजोर समझते हैं, इनके शकूक रफा हो जाएं। सुल्तान अय्यूबी को जब ये इत्तलाएं मिलने लगी कि लोग 6 रोज पहले ही तमाशागाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ, मगर अली बिन सुफियान परेशान सा नजर आता था। उसने सुल्तान के आगे इस परेशानी का इजहार कर भी दिया। सुल्तान अय्यूबी ने मसरत से उसे कहा, अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हो जाए तो हमें 5000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हजूम को किसी और जाविये से देख रहा हूँ। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो इसमें से 1000 जासूस होंगे। देहात से औरतें भी आ रही हैं। इनमें ज्यादातर सूडानी हैं। इनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत इनमें छुप सकती है। मैं तुम्हारी इस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूं अली, सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतजाम किया है वो क्यों जरूरी है। तुम अपने महकमे को और ज्यादा होशियार कर दो। मैं इसके हक में हूं, अली बिन सुफियान ने कहा। यह मेला बहुत ही जरूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ ये इत्तला पेश की है कि यह मेला अपने साथ क्या खतरा ला रहा है। काहिरा में आरजी काबा खाने खुल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज ने शहर के बाहर खेमे नस्ब कर दिए हैं। मेरे गिरोह ने मुझे इतला दी है कि इनमें भी कुमारबाजों और असमत फरोशों के खेमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर दिए। मेला खत्म हो जाएगा तो ये गलाजत भी हजूम के साथ ही साफ हो जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इस पर पाबंदी आयद करना नहीं चाहता। मिस्र की अखलाकी हालात अच्छे नहीं। रक्स और असमत फरोशी 1-2 दिनों में खत्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों की जरूरत है। मुझे फौज तैयार करनी है और तुम जानती हो अली, हमें बहुत ज्यादा फौज की जरूरत है। मैंने फौज और इंतजामिया के सरबराहों के इजलास में ये जरूरत वजाहत से बयान कर दी थी। मैं आपको इस वजाहत से रोक नहीं सका था। मेरे मुहतरम अली बिन सुफियान ने कहा, मेरी सरागरसा निगाहों में इन सरबराहों में निसफ ऐसे हैं जो हमारे वफादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते और बाकी जो है उनकी दिलचस्पियां सूडानियों के साथ हैं। मैंने इनमें से हर एक के पीछे एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे इनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई खतरनाक सरगर्मी सामने आई है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, सिवाय इसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रुतबों को फरामोश करके रातों को मशकूक खेमों में और उन मकानों में जाते हैं जो आरजी कहवा खाने और रक्स गाहें बन गई हैं। 2 ने तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुलाया है। इनमें ज्यादा मेरा दिमाग उन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज गुजरे बहरा रूम के साहल के साथ देखी गई थी। उनमें क्या खास बात थी? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। उस वक्त तक बहरा रूम के साल से फौज को वापस बुला लिया गया था। वहां ढकी छुपी जगहों और 2 फौजी समंदर पर नजर रखने के लिए बैठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान ने माही गिरों और सहराई खानाबदोशों के लिबास में साल पर इंटेलिजेंस के क्या आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये तमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें और दूसरे इसलिए कि इधर से सलीबियों के जासूस ना आ सके। मगर साहल बहुत लंबा था, कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहां समंदर अंदर आ जाता था। सारे साल पर नजर नहीं रखी जा सकती थी।
10 रोज गुजरे, ऐसी ही एक जगह से जहां समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था 2 बागबानी कश्तियां निकलती देखी गई। वो शायद रात को आई थी। इन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सर पर घोड़े दौड़ाते इस जगह पहुंचे जहां से कश्तियां निकल कर गई थी। वहां कुछ भी ना था, कोई इंसान नहीं था और कश्तियां समंदर में दूर चली गई थी। कश्तियों और बागबानों की साख्त बताती थी कि ये मिस्र के माहीगीरों की नहीं है, समंदर पार की मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए, इन्हें किसी इंसान का सुराग नहीं मिला। उन्होंने काहरा इत्तला भिजवा दी थी कि साहल के साथ 2 मशकूक कश्तियां देखी गई हैं। अली बिन सफान के लिए ये मुमकिन न था कि रेगजार में इन्हें ढूंढ लेता जो कश्तियों में से उतरे थे। इत्तला पहुंचते पहुंचते 3 दिन गुजर गए थे। ये भी यकीन नहीं था कश्तियों से कौन उतरा है। अली बिन सफियान ने सुल्तान अय्यूबी के सवाल के जवाब में कि इन कश्तियों में क्या खास बात थी ये वजाहत कर दी और कहा, हम मेले की मिलादी 1.5 महीने से करा रहे हैं। 1.5 महीने में खबर यूरोप के वस्त तक पहुंच सकती है और वहां से जासूस आ सकते हैं। मुझे यकीन की हद तक शक है कि तमाशाइयों के साथ सलीबियों के जासूस मेले में आ गए हैं। काहरा में इस वक्त लड़कियां आर्जी तौर पर नहीं, मुश्किल तौर पर फरोख्त हो रही हैं। सुल्तान समझ सकते हैं कि इनके खरीदार गैर मामूली हैसियत के लोग नहीं हो सकते। इन खरीदारों में काहरा के ताजर, हमारी इंतजामिया और फौज के सरबराह और नामी ग्रामी पर्दा फरोश शामिल है। बिकने वाली लड़कियों में सलीबियों की जासूस लड़कियां हो सकती हैं और यकीनन होंगी। सुल्तान अय्यूबी इन इत्तलाओं से परेशान ना हुआ। बहरा रूम में सलीबियों को शिकस्त दिए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। अली बिन सफियान ने समंदर पार जासूसी का इंतजाम कर रखा था और जो मजबूत और 100% काबिल एतमाद नहीं था। ताहम ये इत्तला मिल गई थी कि सलीबियों ने मिस्र में जासूस और तकरीबकार भेज रखे हैं। अभी ये मालूम नहीं हो सकता कि मिस्र के मुतालिक उनके मंसूबे क्या हैं। बगदाद और दमिश्क से आने वाली इत्तलाओं से पता चलता था कि सलीबियों ने ज्यादातर दबाव इधर ही रखा हुआ है। वहां खुसूसन शाम में वो मुसलमान उमरा को याशियों और शराब में डुबोते चले जा रहे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मौजूदगी में सलीबी अभी बराह रास्त टक्कर लेने की जरूरत नहीं कर रहे थे। बहरा रूम में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनका बेड़ा बिमा लश्कर गर्क कर दिया था, उधर अरब में सुल्तान जंगी ने सलीबियों की ममलकत पर हमला करके इन्हें सुलह पर मजबूर किया और जिजिया वसूल कर लिया था। इस मार्के में बहुत से सलीबी सुल्तान जंगी की कैद में आए थे, जिनमें रेनाल्ट नाम का एक सलीबी सालार भी था। सुल्तान जंगी ने इन कैदियों को रहा नहीं किया था क्योंकि सलीबियों ने मुसलमान जंगी कैदियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा सलीबी अहद शिकनी भी करते थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्मीनान था कि उधर सुल्तान जंगी सल्तनत इस्लामिया की पासबानी कर रहा है, फिर भी वो फौज तैयार कर रहा था ताकि सलीबियों से फलस्तीन लिया जा सके और अरब की सरजमीन को कुफार से पाक किया जाए। इसके साथ ही वो मिस्र का दफा मजबूत करना चाहता था। बियाक वक्त हमले और दफा के लिए बेशुमार फौज की जरूरत थी। मिस्र में भर्ती की रफ्तार सुल्तान अय्यूबी के ज़ाइम के मुताबिक सुस्त थी। इसकी एक वजह यह थी कि सुडानियों की जो फौज तोड़ी गई थी, इसके कमानदार और ओहदेदार देहात में सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते फिर रहे थे। इस फौज में से थोड़ी सी तादाद सुल्तान की फौज में वफादारी का हलफ उठाकर शामिल हो गई थी। कुछ फौज मिस्र से तैयार कर ली गई थी और कुछ सुल्तान जंगी ने भेज दी थी। मिस्र के लोगों ने अभी ये फौज नहीं देखी थी, ना ही उन्होंने सुल्तान अय्यूबी को देखा था। सुल्तान अय्यूबी ने इस मेले का ऐलान करके अपने फौजी सरबराहों और उनके मुताहिद कमानदारों वगैरह को हिदायत दी थी कि वह बाहर से आए हुए लोगों से मिलें और प्यार और मोहब्बत से इनका एतमाद हासिल करें, इन्हें बावर कराएं कि वो इन्हीं में से हैं और हम सब का मकसद ये है कि खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना और इसे सलीबी फितने से पाक करना। मेले से एक रोज पहले अली बिन सफियान सुल्तान को जासूसों के खतरे से आगाह कर रहा था। उसने कहा, अमीर मोहतरम, मुझे जासूसों का कोई डर नहीं। दरअसल खतरा अपने उन कलमा गो भाइयों से है जो कुफार के इस जमींदोज हमले को कामयाब बनाते हैं। अगर इनका ईमान मजबूत हो तो जासूसों का पूरा लश्कर भी कामयाब नहीं हो सकता। मेले के तमाशाइयों में जो नाचने वाली लड़कियां नजर आ रही हैं वो सलीबियों का जाल है, ताहम मेरा गिरोह दिन रात मसरूफ है। अपने आदमियों से ये कह दो कि किसी जासूस को जान से ना मारे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, जिंदा पकड़ो। जासूस दुश्मन के लिए आंख और कान होता है, लेकिन हमारे लिए वो जुबान है। वो तुम्हें उनकी खबरें देगा जिन्होंने उसे भेजा है। मेले की सुबह तुलू हुई। वो मैदान बहुत ही वसी था जिसके तीन अतराफ तमाशाइयों का हजूम था। जिस तरफ रेत के टीले थे इधर किसी को नहीं जाने दिया गया था। जंगी ताप बजने लगे। घोड़ों के टापों की आवाजें इस तरह सुनाई दी जैसे सैलाबी दरिया आ रहा हो। गर्द आसमान की तरफ उठ रही थी। ये 2000 से ज्यादा घोड़े थे। पहला घोड़सवार मैदान में दाखिल हुआ। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। इसके दोनों तरफ अलमबरदार थे और पीछे सवारों का दस्ता था। घोड़ों पर फूलदार चादर डाली गई थी। हर सवार के हाथ में बर्छी थी। बर्छी के चमकते हुए फल के साथ रंगीन कपड़े की छोटी सी झंडी थी। हर सवार की कमर से तलवार लटक रही थी। घोड़े
दुल्की चाल आ रहे थे। सवार गर्दने ताने और सीने फैलाए बैठे थे। उनके चेहरों पर जलाली तासर था। यूं मालूम होता था जैसे ये तमाशाइयों के दम खुद हजूम से आला बरतर हो। उनकी आन बान देखकर तमाशाइयों पर खामोशी तारी हो गई। इन पर रोब छा गया था। तमाशाई नीम दायरे में खड़े थे। इनके पीछे तमाशाई घोड़ों पर बैठे थे और उनके पीछे के तमाशाई ऊंटों पर बैठे थे। एक एक घोड़े और एक एक ऊंट पर दो दो तीन तीन आदमी बैठे थे। इनके आगे एक जगह शामियाना लगाया गया था जिसके नीचे कुर्सियां रखी थी। यहाँ ऊंची हैसियत वाले तमाशाई बैठे थे। इनमें ताजर भी थे, सुल्तान की हुकूमत के अफसर और शहर के मुअज्जिजीन भी। इनमें काहरा की मस्जिदों के इमाम भी बैठे थे। इन्हें सबसे आगे बैठाया गया था क्योंकि सुल्तान यूबी मजहबी पेशवाओं और उलमा का इस कदर एहतराम करता था कि इनकी मौजूदगी में इनकी इजाजत के बगैर बैठता नहीं था। इनमें सुल्तान के वो अफसर भी बैठे थे जो इंतजामिया के थे, लेकिन इनका ताल्लुक फौज से था। सुल्तान ने उन्हें खास तौर पर कहा था कि इन जुमा में बैठकर इनके साथ दोस्ती पैदा करें। इनमें खादमुद्दीन अलबर्क था। अली बिन सफियान के बाद ये दूसरा आदमी था जो सुल्तान अयूबी के खुफिया मंसूबों, ममलकत और फौज के हर राज से वाकिफ था। इसका काम ही ऐसा था और इसका ओहदा सलार जितना था। जंग के मंसूबे और नक्शे इसी के पास होते थे। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी। वो अरब के मर्दाना हुस्न और जलाल का पैकर था। जिस्म तवाना और चेहरा हशाश बशाश था। अलबरक के साथ एक लड़की बैठी थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो नौजवान थी। लड़की के साथ एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 60 साल से कुछ ज्यादा थी। वो कोई अमीर कबीर लगता था। अलबर्क कई बार इस लड़की की तरफ देख चुका था। एक बार लड़की ने भी इसे देखा तो मुस्कुरा दी। फिर इसने बूढ़े की तरफ देखा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। घोड़े तमाशाइयों के सामने से गुजर गए तो शुतर सवार आ गए। ऊंटों को घोड़ों की तरह रंगदार चादरों से सजाया गया था। हर सवार के हाथ में एक लंबा नेजा और इसके फल से जरा नीचे 3-3 इंच चौड़े और 1.5 फुट लंबे दो रंगे कपड़े झंडियों की तरह बंधे हुए थे। हवा में वो फड़फड़ाते बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हर सवार के कंधे से एक कमाना, अवीजा और ऊंट की जीन के साथ रंगीन तुर्कश बंदी थी। ऊंटों की गर्दनें खम खाकर ऊपर को उठी हुई और सर जैसे फखर से ऊंचे हो गए थे। सवारों की शान निराली थी। घोड़सवारों की तरह हर शुतर सवार सामने देख रहा था। उनकी आंखें भी दाएं बाएं नहीं देखती थी। ये ऊंट उन्हीं ऊंटों जैसे थे जिन पर तमाशाई बैठे हुए थे, लेकिन फौजी तरतीब, फौजी चाल और फौजी सवारों के नीचे वो किसी और जहान के लगते थे। अलबरक ने अपने पास बैठी हुई लड़की को एक बार फिर देखा। अब के लड़की ने इसी आंखों में आंखें डालकर देखा। इसके आंखों में ऐसा जादू था कि अलबरक ने अपने आप में बिजली का झटका सा महसूस किया। लड़की के होंठों पर शर्मो हया का तबस्सुम आ गया और इसने अपने पास बैठे हुए बूढ़े को देखा तो इसका तबस्सुम नफरत में बदल गया। अलबरक की एक बीवी थी जिसमें से उसके 4 बच्चे थे। वो शायद इस बीवी को भूल गया था। वो लड़की के इस कदर करीब बैठा था कि लड़की का उठा हुआ रेशमी नकाब हवा से उड़कर कई बार अलबरक के सीने से लगा। एक बार उसने नकाब हाथ से परे किया तो लड़की ने शर्माकर माजरत की। अलबरक मुस्कुराया, मुंह से कुछ न बोला। शुतर सवारों के पीछे प्यादा फौज आ रही थी। इनमें तीरंदाज और तेगजनों के दस्ते थे। उनकी एक ही जैसी चाल, एक ही जैसे हथियार और एक ही जैसा लिबास तमाशाइयों पर वही तासर तारी कर रहा था जो सुल्तान यूबी करना चाहता था। सिपाहियों के चेहरों पर तंदुरुस्ती और तवानाई की रौनक थी और वो खुश और खुर्रम मुतमिन नजर आते थे। ये सारी फौज नहीं, सिर्फ एक मुंतखब दस्ते थे। इनके पीछे मंजनीकें आ रही थी जिनमें घोड़े घसीट रहे थे। हर मंजनीक दस्ते के पीछे एक एक घोड़ा गाड़ी थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर और हांडियों की किस्म के बर्तन रखे थे। इनमें तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी जो मंजनीकों से फेंकी जाती थी। जहां ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता था। इस पर आतिशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता था। सुल्तान यूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर निकल गए। सलाहुद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़ों के आगे अलंबरदारों के घोड़े दाएं बाएं और पीछे महावजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूदकर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान यूबी ने सबको सलाम किया और अपनी निशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के हकम में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घोड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस में आकर घोड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी। वो उछलकर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहीं से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हुआ। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था।
घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादमुद्दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका, उसके मुंह लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया। लड़की ने उसे देखा, अलबर्क मुस्कुराया, लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा, इसके बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बिखर जाता था। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में फैल गया। एक टीले पर 6 तीरंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए फलीतों वाले तीर चलाए जो सियाल मादे वाली जगह गड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घोड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार कम भी नहीं की। चारों शोले में चले गए। तमाशाई दम बखोर थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लगी थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लड़कनियां खाते गए। इनके कपड़ों की आग बुझ गई। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह इसी सिलसिले की नई वीडियो के साथ जल्द ही दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।